जी, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें दोस्तों लेंगे नया टॉपिक, क्योंकि कल हम जो कंप्लीट कर चुके हैं वो गद्यांश। तो गद्यांश वाला हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज जो बारी है एक ऐसे नए टॉपिक की जो अब तक हमने नहीं पढ़ा है। जी जी, राहुल जी एक बार थोड़ा सा मेरे नंबर पे आप शेयर करना, एक बार मैं भी देखना चाहता हूँ कि किस फॉर्मेट में आपने किस तरीके से बनाए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए केवल टीचर से पढ़ना काफ़ी नहीं होता, सेल्फ स्टडी करना भी इतना ही ज़रूरी है। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है, सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना। देखो किसी भी बैच की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है, वर्ती काल पक्ष काव्य के भेद दोष और परिभाषाएं। काल जी 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 जी, ठीक है ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो टॉपिक बचा हुआ है पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप का कोई एक, ठीक है, आप उसको बताओ, बाकी तो टॉपिक करने ही हैं। ठीक है, बाकी तो सारे टॉपिक हमें करने ही हैं। मैं भी यही देख रहा हूँ कि आज जी जी करेंगे, चर्चा करेंगे। एक सेकंड में टॉपिक देख लेता हूँ। टॉपिक अपडेट नहीं है जी, आपकी क्लास में टॉपिक अपडेट नहीं है। तो आज का टॉपिक है वर्ती और पक्ष। आज का टॉपिक क्या है जी? वर्ती और पक्ष वाला टॉपिक आज लेंगे हम। एक नया टॉपिक हमारा बचा हुआ है। ठीक है जी, वर्ती और पक्ष दोनों ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। वर्ती और पक्ष जी जी, सारे कराएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तन्मय जी, हिंदी में वर्ती और पक्ष, ये तो क्वेश्चंस हो गए, ये क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। वर्ती और पक्ष,
जी जी ठीक है। ये देखो जी, आज का टॉपिक हमारा क्या है, वर्ती और पक्ष, दो टॉपिक एक साथ ये कंप्लीट करने हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, हाल फिलहाल इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी किताबों में ये टॉपिक नहीं है, दोनों दोनों के दोनों टॉपिक आपकी किताबों के अंतर्गत नहीं है, जो भी आप पढ़ते हो। क्रिया की अपनी वर्ती होती है, क्रिया की अपनी वर्ती होती है, जो वक्ता के मंतव्य है, अर्थात कहने वाले के पर्पज पर, जो वक्ता के मंतव्य उद्देश्य को व्यक्त करती है, अर्थात कर्ता कहना क्या चाहता है किन शब्दों के माध्यम से। कई बार आपकी किसी की बात समझ में नहीं आती, आप कहते कि आपके कहने का अभिप्राय क्या है, आपके कहने का भाव क्या है। तो किसी भी व्यक्ति के सेंटेंसों, उसके भाव को अभिव्यक्त करने का जो तरीका होता है, वो किसी न किसी बात को समझाने के लिए ही शब्दों का, वाक्यों का, वाक्यांशों का प्रयोग करता है। यानी कि किसी भी बात का जो हम मीनिंग लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वर्ती। यह वर्ती विशिष्ट प्रकार की सहायक क्रियाओं के जुड़ने से बनती है। हिंदी में वर्ती के 8 प्रकार होते हैं। इसमें पहला जो होता है वो आज्ञार्थक वर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है? आज्ञार्थक वर्ती, जिसमें आज्ञा होती है। इस वर्ती में आज्ञा का भाव रहेगा। किसका भाव रहेगा? आज्ञा का। ठीक है, इसमें आज्ञा का भाव का मतलब क्या होता है, जैसे रामू 1 गिलास पानी लाओ। इसके बाद आदेश, शाम से कहो 4-5 कप चाय भिजवाए, तो ये अनुरोध हो गया जी। चेतावनी, अगर नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। निषेध, यहाँ से जाना मना है, बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रार्थना, ठीक है, मेरी बात मानो, ठीक है, तो आप 4 घंटे रोज पढ़ा करो। तो ये सब क्या कहलाया? आपका आज्ञार्थक वर्ती। तो यानी कि जिस सेंटेंस के अंतर्गत आज्ञा, अनुरोध, चेतावनी, निषेध, प्रार्थना आदि का बोध कराया जाता है, वो आज्ञार्थक वर्ती कहलाती है। जैसे यहाँ पे तू यहाँ से चला जा, तो ये क्या है दोस्तों? आज्ञा है। तू यहाँ से चला जा क्या है? आज्ञा। तो ये जो सेंटेंस है किस वर्ती का हो गया? आज्ञार्थक। एक सेंटेंस देगा या वो कहेगा आज्ञार्थक वर्ती से संबंधित वाक्य बताइए कौन सा है, निम्न में से कौन सा आज्ञार्थक वर्ती से संबंधित वाक्य नहीं है। या फिर इसके सामने 4 अलग अलग वर्ती देगा, 4 सेंटेंस, और उसमें से कहेगा कौन सा मेल है, कौन सा बेमेल है, कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है। तो यहाँ तू यहाँ से चला जाए, इसमें आज्ञा है। जल्दी लौट आइए, इसमें अनुरोध और प्रार्थना है। अच्छी तरह मेहनत करना, नहीं तो असफल हो जाओगे, तो ये क्या है? आपकी चेतावनी है। ये शाम को मंदिर चले जाना, ये आज्ञा है। मेरा काम अवश्य कर दीजिएगा, ये क्या है? अनुरोध है। ठीक है, आप मुझे नमक दे देंगे, ये क्या है? निवेदन है। कृपया यहाँ गंदगी ना फैलाए, ये क्या है? निवेदन है। रामू 1 गिलास पानी लाओ, आज्ञा है। शाम से कहो 4-5 कप चाय भिजवाए, ये आदेश है। ठीक है, तो आज्ञा आदेश किसमें है? आज्ञार्थक वर्ती के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जहाँ पे आज्ञा हो, अनुरोध हो, प्रार्थना हो, निवेदन हो, चेतावनी हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आपका आज्ञार्थक वर्ती। ठीक है, तो ये थी आपकी पहले वाली वर्ती, जो कि 8 प्रकार की होती है। इच्छार्थक वर्ती में क्या होगा? इच्छा का भाव होगा। क्या होगा इच्छार्थक वर्ती में? इच्छा होगी। इच्छा कैसे? कि चलो 1-1 कप चाय हो जाए, तो ये क्या है? मेरी इच्छा है आपके साथ चाय पीने की। आशा, उम्मीद, आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता, ये क्या है? ये आशा है। वरदान, तुम्हारी सरकारी नौकरी 2026 में लगेगी, ये वरदान है। श्राप, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये श्राप है। तो यानी कि इच्छार्थक वर्ती में 2 प्रकार की इच्छा होगी, एक पॉजिटिव इच्छा और दूसरी नेगेटिव इच्छा। एक पॉजिटिव इच्छा, दूसरी नेगेटिव इच्छा। ठीक है, तो पॉजिटिव इच्छा क्या हो? आपकी यात्रा मंगलमय हो। नेगेटिव इच्छा क्या हो? जब आप यात्रा करो तो एक्सीडेंट हो जाए। तो आपके कुछ पड़ोसी पॉजिटिव इच्छा रखते हैं, कुछ पड़ोसी आपके नेगेटिव इच्छा रखते हैं। तो इच्छार्थक वर्ती में केवल पॉजिटिव इच्छा नहीं होगी, नेगेटिव इच्छा भी होगी। मैं चाहती हूं कि तुम यह काम जल्दी समाप्त कर लो। मैं चाहती हूं कि तुम यह काम जल्दी समाप्त कर लो। तो इसमें क्या है जी? इच्छा जाहिर की गई। भगवान सबका भला करे, ये क्या है प्यारे दोस्तों? यहाँ कल्याण की बात की गई है। इच्छार्थक वर्ती है पॉजिटिव। ठीक है, बेटे जल्दी ही तुम्हारी नौकरी लग जाए, पॉजिटिव इच्छा। ऐसे दुष्टों का तो विनाश हो तो अच्छा है, ये नेगेटिव इच्छा है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये भी नेगेटिव इच्छा है। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि जब जब हम किसी सेंटेंस में इच्छा को जाहिर कर रहे हो, आशा को जाहिर कर रहे हो, आशा क्या है, आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता, ठीक है, या कहीं पर आशीर्वाद दे रहे, जीते रहो, दीर्घायु हो, आयुष्मान भव, ये भी तो पॉजिटिव इच्छा है, या आप दूसरे की आयु बढ़ा रहे हो। तो जहां जहां इच्छा होगी, जहां आशा हो, उम्मीद हो, जहां वरदान दिया जाए, आशीर्वाद दिया जाए, जहां श्राप का भाव हो, तो वो सब क्या कहलाते हैं, इच्छार्थक वर्थी। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हो गई है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ चीजें क्लियर है। नेक्स्ट, संभावनात्मक वर्ती क्या है जी, संभावनात्मक वर्ती। इसमें क्या होगा, जिस वर्ती में किसी क्रिया के भविष्य में, किसी क्रिया के भविष्य में हो सकने के बारे में पता चलता है, वहां संभावनात्मक वर्ती कहलाती है। संभावनात्मक वर्ती से वक्ता कार्य आरंभ होने के प्रति संभावना प्रकट करता है, और उसमें किसका प्रयोग करेंगे, उसमें प्रयोग होगा शायद का, सकता शक्ति सकते का, हो सकता है का, सकता शक्ति सकते का, अंदाजा का। ठीक है जी। यहां आपको ध्यान रखना है, संभावना को बताने के लिए जब जब हम इनमें से किसी का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, शायद, शायद वो हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित और अंदाजा, जब इनका प्रयोग करेंगे, शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, अंदाजा, इनका जब प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, तो वो क्या कहलाता है, शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, अंदाजे का प्रयोग करेंगे तो क्या कहलाएगी, संभावनात्मक वर्ती कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संभावनात्मक वर्ती। क्लियर। एक ऐसा टॉपिक जिसका कॉन्सेप्ट कंटेंट आपकी किताबों में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी आप एग्जाम ले लो, हाल फिलहाल उसमें वर्ती और पक्ष का क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी व्याकरण के दोनों ही नए टॉपिक हैं, और ये किस पर डिपेंड है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। उन अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों में एक आज्ञार्थक, एक प्यार दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आज्ञावाचक होता है, अर्थ के आधार पे एक इच्छावाचक वाक्य भी होता है, जिसके अंतर्गत हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। इसके साथ प्यार दोस्तों संभावना, जिसको हम संदेहवाचक वाक्य भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें सत्ता शक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके साथ हम यहाँ पे क्या है, आपकी सामर्थ्य सूचक वर्ती। तो यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, अंदाजा का प्रयोग हो, उसकी वर्ती संभावनात्मक वर्ती होगी। ठीक है, कैसे, शायद कल में क्लास ना लूं, संभावनात्मक वर्ती है। हो सकता है कल बारिश हो जाए, ठीक है, लगता है आपकी परीक्षा मार्च महीने में होगी, संभव है, ठीक है, आप 2026 में सरकारी नौकरी ले लो, कदाचित आप पहले मिले होते तो अब तक आपको नौकरी मिल गई होती। मेरा अंदाजा यह है कि अभी आपकी तैयारी सही नहीं है, आपकी तैयारी पूर्ण नहीं है। तो इन सब में हमने क्या प्रयोग किया, संभावना को, और संभावना को बताने के लिए इन सारे शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर शक्ति का प्रयोग है, शक्ति का प्रयोग है, सकेंगे। तो ये सकेंगे, सकते हैं और शक्ति है, ये भी तो संभावना को बता रहे हैं। तो जहां हो सकता है, हो सकती है, ठीक है, हो तो कर लेंगे, तो उन सब में क्या है जी, संभावना को बताया गया। अब सामर्थ्य सूचक में और संभावना में कॉमन चीज क्या है, दोनों में सकना क्रिया का प्रयोग होता है, दोनों में सकना क्रिया, इसमें भी है, देखो, वह मिठाई बना सकती है, वह चल नहीं सकता, अब मरीज चल सकता है। तो सकता शक्ति सकते का प्रयोग यहां भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है जी, सकता शक्ति सकते का प्रयोग, सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब कैपेसिटी, किसी के अंदर कौशल, किसी के अंदर योग्यता, किसी के अंदर कैलिबर जो होता है, उसको सामर्थ्य सूचक कहते हैं। जैसे मैं पराठे बहुत अच्छे बना लेता हूँ और दाल उससे भी अच्छी बनाता हूँ, तो वो क्या है, मेरे में सामर्थ्य है, मैंने वो कौशल अर्जित किया है, वो स्किल हासिल किया है।
लेकिन आपको ये चीजें अगर नहीं आती है तो इसका मतलब आपके अंदर योग्यता नहीं है, आपके अंदर क्षमता नहीं है, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं। तो यानी कि जो कार्य करने की किसी के अंदर सामर्थ्य हो, क्षमता हो, स्किल हो, योग्यता हो, वो क्या कहलाएगा? वह मिठाई बना सकती है तो सामर्थ्य है। वह चल नहीं सकता, असामर्थ्य है। अब मरीज चल सकता है, सामर्थ्य है। तो सत्ता शक्ति क्रिया का प्रयोग दो जगह है। तो यहाँ पे सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता को प्रकट करने के लिए जिस वर्ती अर्थात व्यापार या कहने के पर्पज को प्रकट किया जाए वह सामर्थ्य सूचक वर्ती है। कोई सेंटेंस क्या कहना चाहता है, किस भाव को प्रकट करना चाहता है, उसी को क्या कहते हैं? हम वर्ती कहते हैं। जब दो व्यक्तियों के बीच में आपस में बात होती है और वो बातें शब्दों के माध्यम से कही जाए, डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट भी, और उसके बावजूद भी आप समझ लो कि इसके कहने के पीछे का पर्पज ये है, कि कहने के पीछे का मतलब ये है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? वर्ती कहते हैं। तो जब हम किसी की बातों को मान के चलो, चार व्यक्ति खड़े हैं, दो के बीच में बात हो रही है, एक ने बात कही दूसरे को, दो की समझ में नहीं आई, एक की समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि उसके भाव को समझ गया, कहने के पीछे के मतलब को समझ गया, कहने के पीछे के अभिप्राय को समझ गया। बाकी दो कह रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब उनकी समझ में नहीं आया तो वे भाव को नहीं समझे। तो वर्ती क्या है? किसी भी शब्दों के समूह, पदों के समूह अर्थात वाक्यांश या वाक्य के माध्यम से जो हम अपनी भाव को अभिव्यक्त करते हैं, जब उस भाव को दूसरा ग्रहण कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं? हम वर्ती कहते हैं। क्लियर? मैं बहुत सारे शब्द एक साथ अगर प्रयोग करूं तो मेरी क्लास में बहुत सारे हरिश्चंद्र हैं, कुछ लोगों ने समझा कि मेरी क्लास में बहुत सारे सत्यवादी है, और कुछ लोगों ने समझा कि सर मजे ले रहे हैं, किसी का झूठ पकड़ा गया, ठीक है, इसीलिए सर उसको हरिश्चंद्र बता रहे हैं कि मेरी क्लास में बहुत सारे हरिश्चंद्र हैं। तो हरिश्चंद्र शब्द का प्रयोग दो स्थान पे हम करेंगे, एक सत्यवादी के लिए और एक प्यार दोस्तों किसी का झूठ पकड़ लिया गया उसके लिए व्यंग के रूप में, कमेंट के रूप में, और एक राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र या हरिश्चंद्र शब्द का प्रयोग तीन अलग अलग संदर्भों में किया जा रहा है, एक व्यक्ति विशेष के संदर्भ में, एक सत्यवादी के संदर्भ में, और एक किसी के ऊपर कमेंट मारने के लिए कि आपसे बड़ा हरिश्चंद्र इस धरती पे नहीं है। अब इन हरिश्चंद्र का प्रयोग इन तीनों में से किस संदर्भ में किया गया, इसी को ही वर्ती कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो सास बहू को और बहू सास को जो कमेंट करती है, जो बात कहती है, और वो केवल बहू ही समझ पाती है, या बहू की बात को सास समझ पाती है लेकिन परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाता, उसी को ही हम वर्ती कहते हैं। यह अभिधा शब्दी नहीं है, लक्षणा नहीं है, व्यंजना नहीं है। तो अभिधा लक्षणा व्यंजना से एकदम अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। बात कहने के पीछे के पर्पज को प्यार दोस्तों आप हम क्या कह रहे हैं? वर्ती कह रहे हैं। तो वह मिठाई बना सकती है, ये सामर्थ्य है। वह नहीं चल सकता है, सामर्थ्य है। अब मरीज चल सकता है, ये क्या कहलाया? सामर्थ्य। अब आ जाओ यहाँ पे, सकना सहायक क्रिया संभावना और सामर्थ्य दोनों में प्रयोग कर रहे हैं। इसमें प्रयोग कर रहे थे, संभावनात्मक वर्ती में भी है और सामर्थ्य सूचक वर्ती में भी है। संभावना में कहाँ है? ये रहा, देखो संभावना में ये रहा, शक्ति है। संभावना शाम को बारिश हो सकती है, संभावना होगी ना। आप सफल हो सकते हैं, आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं, संभावना हो गई, ठीक है। सत्ता शक्ति का प्रयोग हो गया। अब यहाँ भी देखो, शक्ति है, सकता है, सकता है। तो कैसे पहचानोगे कि कब सामर्थ्य है और कब संभावना है? कब सामर्थ्य है, कब संभावना है? सकना सहायक क्रिया संभावना और सामर्थ्य सूचक दोनों वर्तियों में काम में आती है, इसलिए वाक्य के अर्थ को सतर्कता पूर्वक समझते हुए इन वर्तियों की पहचान करनी है। इनकी मरीज का कल ऑपरेशन हो सकता है, ये संभावना है, इसमें कोई सामर्थ्य है ही नहीं। सामर्थ्य है इसके अंदर, मरीज का कल ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। तो मरीज में सामर्थ्य है, तो है इसमें क्या है? संभावना, ठीक है जी। मरीज अब स्वयं चल सकता है, अब मरीज में क्या आ गई यार दोस्तों? सामर्थ्य आ गई। मरीज अब स्वयं चल सकता है, ये सामर्थ्य को बता रहा है। इसमें भी सकता है, इसमें भी सकता है, लेकिन ये सामर्थ्य सूचक वर्ती है, ये संभावना है। कल दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित हो सकती है, तो ये कल दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित होने में यहाँ संभावना प्रकट की गई है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लड़की दौड़ जीत सकती है, तो इसमें भी संभावना है लड़की दौड़ जीत सकती है। लड़की ठीक है, वह दौड़ जीत सकती है, तो यहाँ पे लड़की की सामर्थ्य को बताया गया। लड़की की किसको बताया गया? सामर्थ्य को बताया गया।
इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया आपका संभावना, ये हो गया आपका सामर्थ्य। बाध्यता सूचक वर्ती, इस वर्ती से किसी क्रिया व्यापार के घटित होने के विषय में बाध्यता मजबूरी का बोध होता है। ठीक है, मुझे अब तो घर जाना ही है, तो इसमें क्या आ गया प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये मजबूरी आ गई। क्या आ गई? मजबूरी। मुझे अब तो घर जाना ही होगा। ठीक है, रात हो गई, घर पे बच्चे परेशान हो रहे हैं, ठीक है, घर जाने का समय हो गया, बाद में वहाँ वाहन नहीं मिलेगा, कोई ज़रूरी काम आ गया है, तो ये क्या कहलाया? मुझे अब तो घर जाना ही होगा। नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं, ये भी बाध्यता है। बीमारी में दवा जरूर लेनी है, तो बीमारी उसकी मजबूरी हो गई, नौकरी उसकी मजबूरी हो गई। घर जाना जरूरी है क्योंकि घर पे कोई उसका वेट कर रहा है, यह काम तो करना ही है, तो ये क्या है अपने आप में, तो उसी के अलावा कोई उस काम को कर नहीं सकता, तो उसकी बाध्यता होगी, मजबूरी होगी, उसी को करना पड़ेगा। मुझे उसकी हर बात माननी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो उसको चाहता इतना है, यह क्या है, उसके लिए वो महत्वपूर्ण है, उसके लिए वो मायने रखता है, तो मुझे उसकी हर बात माननी पड़ती है, तो ये क्या कहलाए? बाध्यता। यानी कि जब आदमी मजबूर हो, विवश हो, तो वो क्या कहलाती है? बाध्यता सूचक। जैसे गरीब की बीवी सबकी भाभी हुआ करती है, अर्थात उसकी गरीबी ही उसकी मजबूरी है, उसकी व्यवस्था है, जिसकी वजह से उसको सबसे काम पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? फिर कहावत बन जाती है, गरीब की बीवी सबकी भाभी होती है, वो बाध्यता है, वो क्या है? वो उसकी मजबूरी है। तो ये क्या कहलाया? आपके बाध्यता सूचक वर्ती। निश्चयार्थक वर्ती, कार्य के निश्चय का पता चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सामर्थ्य का मतलब क्या है? किसी में कैपेसिटी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कई काम हैं जो मुझे आते हैं, मैं कार चला लेता हूँ लेकिन बाइक नहीं चला पाता, क्योंकि मैंने बाइक आज तक नहीं सीखी है, ना स्कूटी मैंने चलाई है। तो कार चलाना मेरी सामर्थ्य है, कार चलाना मेरी योग्यता है, कार चलाना मेरी क्षमता है, लेकिन मुझे स्कूटी बाइक नहीं आती है, तो वो मेरी असामर्थ्य है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने कोई हुनर हासिल किया है, आपने कोई स्किल हासिल किया है, जैसे घर पे सबको खाना बनाना नहीं आता है, कुछ लोग बना लेते हैं, उसकी सामर्थ्य है, लेकिन कुछ लोग बाहर के काम कर लेते हैं, वो घर वालों को नहीं आते। तो सामर्थ्य किसे कह रहे हैं? किसी स्किल को, किसी क्षमता को, किसी योग्यता को कह रहे हैं। ठीक है, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी योग्यता है, ये मेरी क्षमता है। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, वो मेरी असामर्थ्य है। तो निश्चार्थक वर्ती में वक्ता का निश्चित भाव और उसकी मानसिक वर्ती का पता चलता है। अब गाड़ी नहीं मिलेगी, निश्चय हो गया, क्योंकि गाड़ी जाने का समय निकल चुका है। अब मान के चलो कहीं 12 बजे के बाद गाड़ी नहीं जाती है, अब वो कह रहा है कि अब जा तो रहे हो आप, लेकिन आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको गाड़ी के जाने का समय पता है। अब वह अब कभी मैच नहीं खेलेगा, क्योंकि उसने संन्यास ले लिया है, उसको पता है। लड़का अच्छा खिलाड़ी है, क्योंकि उसने उसको खेलता हुआ देखा होगा। मेरे दादाजी बहुत मेहनती थे, उसने तो सुना है या फिर दादाजी को मेहनत करते देखा है। तो निश्चार्थक वर्ती में क्या होता है? किसी की निश्चितता का पता चलता है। अगर मैं ये कहूँ कि यह घोड़ा है, तो घोड़े के अलावा वो खच्चर नहीं है, वो गधा नहीं है, वो भैंस नहीं है, तो यह घोड़ा है, तो ये उसकी निश्चितता है। वह विद्यार्थी है, तो इसका मतलब वो अभी पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो वो क्या है? उसके निश्चय का पता चल रहा है। वो शिक्षक है, तो इसका मतलब शिक्षक के अलावा कोई दूसरी जॉब में नहीं है, तो वो क्या है? निश्चय। तो निश्चयार्थक वर्ती कौन सी होती है? जहां किसी व्यक्ति के बारे में उसकी निश्चितता का ज्ञान हो, वो झूठा है, वो ईमानदार है, वो शिक्षक है, वो डॉक्टर है, वो प्रधानमंत्री है, तो ये क्या कर रहे हो आप? उस व्यक्ति की निश्चितता का। वो लड़का है, इसका मतलब वो लड़की नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? अब गाड़ी नहीं मिलेगी, निश्चार्थक वर्ती। वह अब कभी मैच नहीं खेलेगा, निश्चार्थक वर्ती। लड़का अच्छा खिलाड़ी है, खिलाड़ी के अलावा वो संगीतकार नहीं है, तो इस चीज़ का निश्चय हो रहा है। मेरे दादाजी मेहनती थे, अर्थात दादाजी अकर्मण्य नहीं थे, आलसी नहीं थे, इस चीज़ का पता चल रहा है कि दादाजी मेहनती थे। प्रश्नार्थक वर्ती में क्या होगा? ठीक है, सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होगा। यह दीवार कितने दिन में चुन ली जाएगी? तो यहाँ कितने क्या है? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। क्यों आया प्रश्नवाचक चिन्ह? क्योंकि इसमें यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है। इस बार भी सर्दी पड़ेगी क्या? यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। आपका जन्मदिन कब है? यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए चिन्ह है। तो जब भी किसी वाक्य के अंतर्गत प्यारे दोस्तों, जब भी किसी वाक्य के अंतर्गत क्या का प्रयोग हो, कौन का प्रयोग हो, कितने का प्रयोग हो, कब का प्रयोग हो,
कहाँ का प्रयोग, कहाँ, तो क्या, कौन, कब, कितने, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होगा, सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग होगा। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होगा तो सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, उसको कहेंगे प्रश्नार्थक वर्ती। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। एक होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा होता है निषेधात्मक वाक्य, इन दोनों को हटा दो। अब तीसरा वाक्य होता है इच्छावाचक वाक्य। तीसरा वाक्य जब इच्छावाचक है तो यहाँ वर्ती में क्या बन गया आपका, इच्छार्थक वर्ती बन गया। तो तीसरा वाक्य इच्छार्थक वर्ती था, इस इच्छावाचक वाक्य, ये इच्छावाचक वाक्य ही इच्छार्थक वर्ती के हैं। चौथा क्या था जी, आज्ञार्थक, ये रहा आपका आज्ञार्थक। इसके बाद में क्या था जी, प्रश्नार्थक वर्ती, क्या है जी, प्रश्नार्थक वर्ती है, ये रहा प्रश्नार्थक वर्ती आपका, प्रश्नार्थक वर्ती। फिर क्या था जी आपका, संभावना, जिसको संदेह कहते हैं, ये रहा संभावना संदेह। संभावना संदेह कहाँ है, ये रहा, ठीक है जी, संभावना संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या था, संकेतवाचक वाक्य या संबंधवाचक वाक्य, ये रहा आपका संकेतवाचक वाक्य। जितने भी संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण हैं, जितने भी संबंधवाचक वाक्य के उदाहरण हैं, उन सब की वर्ती संकेतार्थक वर्ती है। वे सब मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं। तो यानी कि संकेतार्थक वर्ती कहो, आपको ध्यान रखना है, एक पंथ तीन कार्य। आप यहाँ क्या कहोगे, संकेतार्थक वर्ती कहोगे, आप क्या कहोगे, संकेतार्थक वर्ती, या फिर आप कहोगे यहाँ संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक या संबंधवाचक वाक्य, संबंधवाचक वाक्य, या आप कहो मिश्र वाक्य, क्या कहो, मिश्र वाक्य, या आप कहो हेतु हेतु भूतकाल, हेतु हेतु भविष्यकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, या फिर कहो आप हेतु हेतु मद भविष्यकाल, हेतु हेतु मद भविष्यकाल, हेतु हेतु मद भविष्यकाल। एक पंथ पांच काज, एक पंथ पांच काज, ये तीनों के तीनों सेंटेंस संकेतार्थक वर्ती के भी है। अर्थ के आधार पे वाक्य का जो 8वां भेद है ये उसके भी है, क्योंकि यहाँ एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का संकेत मिलता है। जो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं, उसमें से 8वां भेद संकेतवाचक वाक्य या संबंधवाचक वाक्य होता है। तो जितने भी संकेतार्थक वर्ती के उदाहरण हैं वे सारे संकेतवाचक वाक्य के भी है, संबंध बोधक वाक्य के भी है। वही सारे के सारे वाक्य मिश्र वाक्य भी कहलाते हैं। ये तीनों मिश्र वाक्य का भी उदाहरण है, ध्यान से सुनना बात को, ये तीनों मिश्र वाक्य के भी उदाहरण है। ये संबंधवाचक वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य का 8 भेद भी है। ये 8 जो वर्तियां होती है संकेतार्थक वर्ती के भी उदाहरण है। ये हेतु हेतु भूतकाल के उदाहरण है। इसमें ती आया है, इसमें यहाँ क्या है, ती आया है, ये तो इसमें क्या है, ये भी ते आया है, हेतु हेतु भूतकाल। इसमें गी आया आने वाले समय में, हेतु हेतु भविष्य। तो ये वाला सेंटेंस हेतु हेतु भविष्य काल का है, ये दोनों सेंटेंस हेतु हेतु भूतकाल के हैं। 1 2 3 4 और 5, एक पंथ 5 काज हो रहे हैं। और इसी को कहते हैं हिंदी के नॉलेज। जिसने ये चीजें समझ ली, अपने ज्ञान को जो आपने सीखा है, अचीव किया है, आवश्यकता पड़ने पर उसको आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, प्रयोग में ले आए, तो समझ लो आपको उस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो जरूरी नहीं वो संकेतार्थक वर्ती में पूछे, अरे पूछ लेगा हेतु हेतु भूतकाल में, पूछ लेगा भविष्य में, पूछ लेगा, या मिश्र वाक्य में पूछ लेगा। मिश्र वाक्य कहाँ होता है, मिश्र वाक्य जहाँ सेंटेंस में 2 क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड हो। छुट्टी होती तो हम घूमने चलते, तो चलना किस पर डिपेंड है, घूमने चलना छुट्टी होने पर। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, पास होना किस पर डिपेंड है, पढ़ने पे। एक बार वर्षा और हो जाएगी तो फसल अच्छी, फसल का अच्छा होना किस पर डिपेंड है,
वर्षा के अच्छे होने पर। तो जिस वाक्य में दो क्रिया हो, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो, आश्रित हो, निर्भर है, उनको कहते हैं मिश्र वाक्य है। तो ये मिश्र वाक्य के उदाहरण हो गए, ये मिश्र वाक्य के उदाहरण हो गए। क्लियर। दूसरा क्या है, हेतु हेतु भविष्यत काल। मिश्र वाक्य के वे उदाहरण जिसमें क्रिया आने वाले समय में होगी, एक बार वर्षा और होगी, कब, आने वाले समय में, तो फसल अच्छी हो जाएगी, कब, आने वाले समय में। हेतु हेतु भूतकाल। मिश्र वाक्य के वे उदाहरण जिनमें दो क्रिया होती है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो लेकिन बीते हुए समय में हो। हेतु हेतु भूतकाल, छुट्टी होती कब, बीते हुए समय में। हम घूमने चलते कब, बीते हुए समय में। यदि तुम पढ़ते कब, बीते हुए समय में। तो पास हो जाते बीते हुए समय में। तो ये क्या है, हेतु हेतु भूतकाल का सेंटेंस हो गए दोनों। ठीक है। संबंधवाचक, जहां एक क्रिया का संबंध दूसरे से हो, घूमने का संबंध छुट्टी से, पास होने का संबंध पढ़ने से, फसल का अच्छा होने का संबंध वर्षा के होने से। गुरुजी, विपिन यादव। गुरुजी सादर प्रणाम, आपकी वजह से हिंदी में बहुत कुछ समझ में आने लगा है। मैंने बहुत सारे टीचर से पढ़ा लेकिन आपके जैसा हिंदी का कोई नहीं समझा सकता। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू भाई। देखो मैं तो 6 साल से ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ साइलेंट में चुपचाप सिलेक्शन ले गए और बैठे हुए दुआ दे रहे, और उस दुआ का नतीजा है कि आज तक किसी तरह की मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, और यही मैंने कमाया भी है। सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए यही है, ठीक है, कि टीचर के 2 काम होते हैं और उस पर मैं खरा उतरता हूँ। अब वो खरा मैं सरस्वती की मेहरबानी से उतरता हूँ, या अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल किया है, मेहनत की है स्टूडेंट लाइफ में, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया, ये उसका फल है जो आज मुझे मिल रहा है। ठीक है। जो पढ़ाता हूँ वो पेपर में आता है, एक क्वालिटी ये टीचर की होनी चाहिए, और दूसरी जो वो पढ़ा रहा है वो 100% बच्चे तक समझ में आना चाहिए। टीचर के 2 काम है, बाकी सारे काम, किसी की नौकरी लगी है तो स्टूडेंट की अपने एफर्ट्स की वजह से, किसी की नहीं लगी है तो स्टूडेंट के अपने एफर्ट्स की वजह से। टीचर सबको इक्वल पढ़ा रहा है, और टीचर वही पढ़ा रहा है जो उसकी परीक्षा में आएगा। अब कुछ का दिमाग खराब होगा, सर जी पता नहीं क्या चल रहा है, तो जब पहले दिमाग में फतूर भर लिया तो हम कितना भी अच्छा पढ़ा ले नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है, फीडबैक के लिए बच्चों की। अब उसमें कुछ ऐसे साइकोलॉजी से परेशान बच्चे आएंगे, उनको ठीक वो अव्यवस्थित है खुद में, बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं, फ्रस्ट्रेट होके आते हैं, और फिर सारा दोष, जहां अभी आपको 1 महीना नहीं हुआ पढ़ते हुए, सारा दोष उन पे डाल देते हैं। अरे अब से पहले आप क्या कर रहे थे, अब से पहले आप क्या कर रहे थे? आप तो मेरे से पहले बहुत सारे टीचरों से पढ़ के आए, मेरे से पहले आज से हिंदी आप तो पढ़ के आए हो। आप 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में आपने हिंदी पढ़ी है। आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया, हिंदी पढ़ी है। इससे पहले कोई भी आपने स्टेट का एग्जाम दिया, हिंदी पढ़ी है। तो फिर मेरी गलती कहाँ हुई भाई? तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने 2 चीज आपसे मांगी थी, एक पेशेंस और दूसरा समय। और जिसने पेशेंस रखा और समय दिया, तो मैं जिंदगी में कह रहा हूं उसकी आने वाली 3 पीढ़ी हिंदी का कोचिंग नहीं करेगी, हिंदी का कोर्स नहीं करेगी, क्योंकि आपकी हिंदी की समझ इतनी जबरदस्त होगी कि आपको आवश्यकता ही नहीं है घर में, परिवार में किसी को भी, ठीक है, हिंदी सिखाने और इनकी बात करने की। ठीक है सर, क्लास में हूँ, बताइए। ठीक है, ओके। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जी जी, ये वो ठीक है, आप कहीं भी, थैंक यू थैंक यू थैंक। तो यहाँ पर क्या है जी, ये हो गया आपका संकेतार्थक वर्ती। ठीक है, वो उसकी मर्जी, वो किस में पूछे। कुछ वाक्यों में 2 क्रियाएं होती हैं, दोनों में कार्य कारण संबंध होता है। कार्य कारण संबंध क्या हो गया जी, यहाँ पे घूमने जाना, छुट्टी पे, तो यहाँ पे कार्य क्या है, घूमने जाना, कारण क्या है, छुट्टी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, यदि तुम पढ़ते पास हो जाते, पास होना कार्य है, पढ़ना क्या है, कारण है। तो कार्य कारण संबंध का मतलब ये है कि मिट्टी थी तो घड़ा बना, मिट्टी नहीं तो घड़ा नहीं। तो यहाँ घड़े को कार्य के रूप में लेंगे और मिट्टी को कारण के रूप में लेंगे। नौकरी, वैकेंसी आएगी, भर्ती आएगी, सरकार को सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसलिए विज्ञापन जारी होगा, तो वो कार्य कारण संबंध है। अगर आज ये कोई अनाउंसमेंट कर दे कि आज से सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो कोई भी बच्चा तैयारी नहीं करेगा।
तो यानी कि जहां दो क्रिया कार्य कारण संबंध से जुड़े हो उनको संकेतार्थक वर्ती कहते हैं। तो वर्ती हो गई आपकी कंप्लीट। अब आ जाओ वर्ती के क्वेश्चंस करते हैं। वर्ती के क्या करेंगे जी, अब क्वेश्चंस करेंगे। बारिश होगी तो हम भी पिकनिक पर चलेंगे। तो यहाँ पिकनिक पे जाना किस पे डिपेंड हो गया जी, बारिश के होने पर। तो यहाँ बारिश का, पिकनिक पे जाना, बारिश का होना, तो क्या कहलाएगा, संभावना है इसमें। शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, अंदाजा नहीं है। इसमें सत्ता सकती सकते हैं नहीं है। इसमें किसी चीज की निश्चितता का ज्ञान हो रहा है, ये घोड़ा है, ये विद्यार्थी है, ये अध्यापक है, ये प्रधानमंत्री है, कि किसी भी चीज का अब गाड़ी नहीं मिलेगी, अब क्लास नहीं होगी, किसी चीज की निश्चितता है नहीं है। इसमें आशा है, उम्मीद है, इच्छा है, इसमें वो भी नहीं है। जैसे आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता, आपकी यात्रा मंगल में हो, वो सब आशा है। इसमें किसका है, ये संकेतार्थक वर्ती। क्यों, क्योंकि ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसमें दो क्रियाएं हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, इसलिए क्या कहलाया, संकेत। एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिल रहा है, इसलिए राइट आंसर केवल और केवल बी। किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थक वर्ती है, तो इच्छार्थक वर्ती कहाँ होगी, इच्छार्थक वर्ती होगी जहां इच्छा हो, जहां आशा और उम्मीद हो, जहां शुभकामना हो, बेस्ट ऑफ लक, आपकी यात्रा मंगल में हो, जहां आशीर्वाद हो, जीते रहो, दीर्घायु हो, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, और जहां शराब का भाव हो, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये क्या है, शराब है। तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े हो गए तुम्हारा खून पिए, ये शराब है। जीते रहो, ये आशीर्वाद है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ये शुभकामना है। तुम्हें 2026 में सरकारी नौकरी मिल जाए, ये शुभकामना है। ठीक है, तो ये आशा, जब आपकी नौकरी लगेगी तो आपके साथ बैठ के लंच करेंगे, ये आशा है। ये इच्छा है, आप खूब मेहनत करो, ये इच्छा है। तो संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, तो इसमें क्या है जी, संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, ये संभावनात्मक वर्ती है। डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ये प्रश्नार्थक वर्ती है, प्रश्नवाचक शब्द आ गया। ईश्वर सबका कल्याण करे, इसमें इच्छा जाहिर की गई है, इसमें शुभ कामना है, और जहां शुभ कामना का भाव होगा वो इच्छार्थक वर्ती कहलाएगा। शाम विद्यालय चला गया होगा, ठीक है जी, ये क्या है इसमें, ठीक है, ये आपको बताना, ये संभावना है, ये प्रश्न है, और ये क्या इच्छार्थक वर्ती है। शाम विद्यालय चला गया होगा, ये कौन सी वर्ती कहलाएगी, ये क्या क्या पढ़ा था आपने, देखो इसको अप्लाई करो आप। यहाँ पे आपने पढ़ा, यहाँ पे संकेतार्थ, पहले आज्ञार्थक। तो शाम विद्यालय चला गया होगा, या इसकी कोई कंडीशन है, शाम विद्यालय आज्ञा है, इसमें नहीं है। इसमें कोई इच्छा जाहिर की गई है, नहीं की गई है। इसमें प्यारे दोस्तों आंसर टेली कर लेते, इसमें संभावना है, चला गया होगा, शाम विद्यालय चला गया होगा, तो होगा, होगी, होगे का प्रयोग, ठीक है। ठीक, इसके साथ यहाँ सामर्थ्य है, सामर्थ्य की कोई बात हुई, योग्यता की नहीं हुई है। इसके बाद में बाध्यता, कोई मजबूरी भी नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, मजबूरी बाध्यता। इसके बाद निश्चयार्थक, यही उसका राइट आंसर है। शाम विद्यालय चला गया होगा, ये निश्चय हो गया, प्रश्न उसमें है नहीं, संकेत नहीं है, इसलिए निश्चयार्थक वर्ती ये कहलाएगा। नेक्स्ट देखो जी, ठीक है, किस वाक्य में क्रिया की संभावनात्मक वर्ती का प्रयोग हुआ है, तो लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। इसमें किसका प्रयोग हुआ है, लगता है। लगता है किसको बता रहा है, संभावना को, पॉसिबिलिटी को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। तो ये लगता है किसको बता रहा है, संभावना को बता रहे हैं, ठीक है। अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, अच्छे अंक प्राप्त कौन करेगा, अध्ययन करने वाला छात्र। बाद वाली चीज पहले पे डिपेंड, संकेतार्थक वर्ती। बालक घर जा चुका था, निश्चयार्थक वर्ती। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, निश्चयार्थक वर्ती। निश्चयार्थक, निश्चयार्थक, संकेतार्थक, और ये क्या है, संभावनात्मक वर्ती। 2 और 2 4 होते हैं, निश्चय है, 5 नहीं होते। संकेतार्थक वर्ती किस वाक्य में, कितना अच्छा हो कि मैं सफल हो जाऊं, ठीक है जी। तो भारत ने मैच जीत लिया होगा, तो ये क्या है, सामर्थ्य सूचक। भारत ने मैच जीत लिया, ठीक है, तो ये सामर्थ्य है भारत में। पहले खेती में बहुत परिश्रम, मेहनत होती थी, पानी बरसेगा तो फसल, फसल का अच्छा होना पानी के बरसने पे डिपेंड,
इसी को कहते हैं संकेतार्थक वर्ती। राइट आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन। आज्ञार्थक, आप यहाँ बैठिए ना, तो ये आप यहाँ बैठिए ना, ये क्या है, ये आज्ञा है। बाहर कौन खड़ा है, ये प्रश्नार्थक वर्ती। चावल पकने की गंध आ रही है, तो चावल में सामर्थ्य है गंध की। मेहनत करोगे तो विकास होगा, विकास मेहनत पे डिपेंड है, संकेतार्थक वर्ती होगा। राइट आंसर। आप ए बी सी डी मानो ना इनको, या तो आप 1 2 3 4 मानो, या ए बी सी डी बात एक ही है। तो आप 1 2 3 4 मानो, या फिर आप इनको ए बी सी डी मानो। इसके बाद इच्छार्थक वर्ती किस वाक्य में, आप खूब मेहनत करें। क्या ये अच्छा हो कि आप मेहनत करने लग जाए, ठीक है जी। इच्छा किसमें, आप खूब मेहनत करें। रुकेंगे तो फिल्म देखेंगे, लोग सुबह सुबह सैर करते हैं। आप खूब मेहनत करो, ये मेरी क्या है, इच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका ए हो गया। बाध्यता सूचक मजबूरी, ठीक है, तो ये हो सकता है बस न मिले, तो हो सकता है संभावनात्मक वर्ती हो गया। दीदी स्वादिष्ट खीर बना सकती है, तो ये सामर्थ्य सूचक आ गया। दीदी स्वादिष्ट खीर बना सकती है, सामर्थ्य सूचक है। यह काम तो करना ही है, ये बाध्यता सूचक है। ये क्या है जी, जल्दी घर लौट आइए, ये आज्ञा है। इसके अंदर आज्ञा है, इसके अंदर बाध्यता है, ये सामर्थ्य है, और ये संभावनात्मक वर्ती है। तो राइट आंसर 7 का हो गया आपका सी। सामर्थ्य सूचक वर्ती क्या है जी, आप मुझे 1 गिलास पानी पिलाएंगे, आज्ञा है। आपको ठीक होने के लिए दवा लेनी ही पड़ेगी, बाध्यता है। ठीक है, ठीक होने के लिए दवा क्यों लेनी पड़ेगी, ठीक होने के लिए, ये बाध्यता है। अब भारत सैटेलाइट छोड़ सकता है, भारत के अंदर स्किल है, योग्यता है, भारत के अंदर अब क्षमता है। अब उसको इजराइल की, फ्रांस की आवश्यकता नहीं है सैटेलाइट के लिए, रूस की आवश्यकता नहीं है। पहले फ्रांस से, रूस और इजराइल की हम मदद लेते थे अपने सैटेलाइट को छोड़ने के लिए। अब भारत ने चीजें खुद विकसित कर ली है, तो अब भारत भी सैटेलाइट छोड़ सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं, सामर्थ्य सूचक वर्ती है। ठीक है, कितने बजे क्लास लाइव होती है, 9 से 10 की क्लास है जी, 9 से 10 है। आप हमारे यहाँ कब आएंगे, ये कब प्रश्नवाचक शब्द है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए प्रश्नार्थक वर्ती कहलाएगी। नेक्स्ट, निश्चार्थक वर्ती किस वाक्य में है, तो निश्चार्थक वर्ती बताना है जी किस वाक्य में। आप दौड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे, अब बस नहीं मिलेगी, तो अब बस नहीं मिलेगी, यही निश्चय है। आप दौड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे, तो ये क्या है, उसमें कैपेसिटी, योग्यता, क्षमता। ठीक है जी, तो यहाँ इस घर में सब लोग नाच सकते हैं, ये सामर्थ्य है, उसको नाचना आता है। क्षमता है, उसके अंदर योग्यता है। इस बार तो मेरा लड़का भी उत्तीर्ण हो सकता है, ये भी वही है, क्षमता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सामर्थ्य सूचक, सामर्थ्य सूचक, सामर्थ्य सूचक। ठीक है, और ये क्या, अब बस नहीं मिलेगी, ये निश्चय कर रहा है कि बस मिलने का समय जा चुका है। निम्नलिखित वाक्य में कौन सी वर्ती है, पानी बरसेगा तो फसल होगी, फसल का होना पानी के बरसने पर डिपेंड, इसलिए संकेतार्थक वर्ती। कौन सी वर्ती है, संकेतार्थक वर्ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पानी बरसेगा तो फसल होगी, तो इसको क्या कहेंगे हम, संकेतार्थक वर्ती कहेंगे। ठीक है, अब आ जाओ पक्ष पे। ठीक है, क्रिया की कौन सी वर्ती का सुमेल सही नहीं है, ऐसे भी देगा क्वेश्चन। वहां तो ये था कि एक पूछ रहा था, 4 सेंटेंस दे रहा था, यहाँ कह रहा कौन सा सुमेल सही नहीं है। आप मुझे पानी पिला दीजिए ना, ये आज्ञा है। मेहनत करेंगे तो अवश्य सफल होंगे, संकेत है। बीमारी में दवा लेनी ही होगी, तो ये निश्चय नहीं है, तो ये क्या है जी, ये निश्चय नहीं है, ये क्या है, बाध्यता है। ये क्या है, बाध्यता सूचक वर्ती, बाध्यता सूचक वर्ती है। बीमारी में दवा लेनी ही होती है, ये क्या कहलाएगी, निश्चार्थक। शाम को बारिश हो सकती है, ये संभावना है। जो सुमेलित नहीं थी वो प्यारे दोस्तों आपका ये, मैंने कहाँ कहा जी, मैंने करा दी, और मैंने ये कब कहा कि मैं कराऊंगा नहीं। हर कोई परेशान है अपनी चीजों को लेकर, इंसान को दूसरा टेंशन नहीं देता है, इंसान खुद अपने आप टेंशन पाले हुए हैं। इस बात को समझो आप, पढ़ना इतना जरूरी नहीं जितना जरूरी समझदारी लाना, अपने अंदर पर्सनालिटी को विकसित करना है।
एक अच्छे स्टूडेंट के जिस दिन आपके अंदर गुण आ गए, आदतें आ गई, ठीक है, तो समझ लेना आप 6 महीने की तैयारी में सरकारी नौकरी ले लोगे। आपको समझना पड़ेगा इस बात को, बात मान लो। अपने आप में हर बच्चा ये सोच रहा है कि मैं बहुत समझदार हूं, मुझे बहुत नॉलेज है, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, अचीवमेंट हासिल नहीं कर पा रहे। तो जब आप अपने को बहुत समझदार मानते हो, बहुत होशियार मानते हो कि मेरे मुकाबले बाकी के पास उस तरह से सिलेबस पे कमांड नहीं है, मेरे मुकाबले बाकी के पास नोट्स नहीं है या क्लास नहीं है, जब आप ये मान के बैठते हो तो धरती पे आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इस नौकरी में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं हर जिले से एक टॉप बच्चा ले लूं जिसका आईक्यू लेवल लगभग 120 से ऊपर है, तो फिर आप तो कहीं आते ही नहीं हो, आप तो एक बड़ी भीड़ का हिस्सा हो। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि मैंने ये देखा है अब तक जिन बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं उनके पढ़ने के तरीके बाकी सामान्य बच्चों से अलग थे। उनकी आदतें, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका सामान्य बच्चों से डिफरेंट था। और मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि 12 घंटे पढ़ के सिलेक्शन हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, और 1% भी गारंटी नहीं। लेकिन जिस बच्चे ने अपने अंदर एक स्टूडेंट के जो अच्छे गुण होते हैं पढ़ाई के दौरान जो उसके अंतर्गत आने चाहिए, वही उसको मजबूत बनाते हैं। और ये देखने में आया है कि आज तक ऐसे किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन फेयर रूप में नहीं हुआ है अपने दम पर जिसकी आदतें खराब थी, ठीक है, या जिसके अंतर्गत उस तरह का व्यक्ति तो नहीं था। पैसे दे के कोई सिलेक्शन ले गया हो, अपवाद है। शोर सिपारिश लगा के कोई सिलेक्शन ले गया हो, अपवाद है। लेकिन अपने दम पे सिलेक्शन लेने वाला बच्चा जब एंट्री करता है उस डिपार्टमेंट में तो उसी की तूती बोलती है, बाकी सब उसके गुलाम होते हैं वहां पे, बेशक उसका पद छोटा हो। मैंने अधिकारियों को भी पर्टिकुलर उस स्किल्स वाले लड़के या लड़की के पीछे, ठीक है, दौड़ते देखा है कि आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम कर दोगे प्लीज ये। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये लाइफ में जीवन भर काम आने वाली चीज है। अगर आप अपने व्यक्तित्व का विकास करते हो तो उसके 2 फायदे होंगे। कम समय में तैयारी करके एक बड़ा अचीवमेंट हासिल कर दोगे, एक की जगह आप 2-2, 3-3 नौकरी में सिलेक्शन पा जाओगे। और वो चीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने में फन्ने फा बने रहोगे कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे पता है कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन बुरा पढ़ा रहा है, मुझे पता है कि कहाँ से सिलेक्शन होते। अब एक अंदाजा लगाओ आप एक बात में, किसी बैच में 4000 बच्चे इन्वॉल्व हैं, अब उन 4000 में से 4 के सिलेक्शन हो गए, अब 3000। प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो बच्चे थे वो सब काबिल थे। उसमें से मान लीजिए किसी ने पहली बार देखा, उसको सिलेबस भी नहीं पता था, पेपर देने चला गया। उन 4000 बच्चों में 3000 बच्चे काबिल थे, ये मैं एक आइडिया मोटा मोटा लेके चला, लेकिन सिलेक्शन हुए उसमें से 4 के। तो क्या बाकी बच्चे योग्य नहीं थे? अब वो जो 4 का सिलेक्शन हुआ वो बुला लिया कोचिंग सेंटर ने। अब ये बताया नहीं कि ये 4000 में से 4 का हुआ है, तो बाकी का क्यों नहीं हुआ भाई? किसी बैच में यूपी पुलिस कांस्टेबल के बैच में 4 लाख बच्चे इन्वॉल्व थे किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफार्म पे, अब उसमें से 40 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, 400 का हो गया। तो जहां 60,444 वैकेंसी थी, अगर उन 4 लाख में से 40 का सिलेक्शन हो गया वो तो अपने आप वैसे भी होता। उस चीज को समझो ना आप कि सिलेक्शन हो कैसे रहे हैं। सिलेक्शन कोचिंग सेंटर वाले नहीं करा रहे हैं, ना टीचर करा रहे हैं। कोचिंग सेंटर वाले तो सिलेबस को इतना बड़ा था उसको इतना छोटा बना रहे हैं और उसको इतना इजी बना रहे हैं ताकि बच्चा उसको अचीव कर पाए। और वही बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं जिनकी सेल्फ स्टडी थी, जिनमें अपने में रुतबा था, जिनमें दम था, और जो दूसरे का इवेल्युएशन ना करके, दूसरे का मूल्यांकन ना करके अपना कर रहे थे कि मेरे में ये कमी है, मुझे सुधारनी है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि आप ये मत सोचना कि सिलेक्शन टीचर की वजह से आपका हो रहा है। सिलेक्शन हो रहा है आपके अपने स्किल के दम पे, और वो जब तक आप नहीं लाओगे अपने अंदर, डाक के 3 पात रहेगी, 4 साल तैयारी करते रह जाओगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, ऑफलाइन में किसी कोचिंग सेंटर में 1000 बच्चे थे,
अब उन 1000 बच्चे में से 15 का सिलेक्शन हो गया और 15 के फोटो दीवार पे लग गए। आपने देखा जाली 15 का सिलेक्शन हो, लेकिन 1000 में से बाकी कहाँ गए सब? ठीक है जी। 985 बच्चों का क्या हुआ, उसका जवाब कौन देगा? तो इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, टीचर के साथ साथ आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, टीचर के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा। टीचर आपको रास्ता दिखाएगा, टीचर आपको बताएगा ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है, टीचर बताएगा कि ये यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और ये गलतियां आप आमतौर पे करोगे। क्लियर? अब आप लोग क्या करते हो, जहां पे अपना भीड़ है उस भीड़ में आप भी शामिल हो जाते हो। चलो जी, यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, यही पढ़ना है। अरे आप अपने को देखो, आपका लेवल क्या है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो गया जी, निश्चार्थक वर्ती। पक्ष पे आ जाओ। पक्ष क्या है? हर कार्य किसी काल अवधि के बीच होता है। हर कार्य किसी काल अवधि के बीच होता है जो आरंभ से लेकर अंत तक फैला हुआ होता है। हर कार्य किसी काल अवधि के बीच, काल का मतलब क्या है? समय। तो कोई भी कार्य हो, ये तो वर्तमान में हो गया, भूत में हो गया, भविष्य में होगा। तो जो आरंभ से लेकर अंत तक फैला हुआ होता है, इस अवधि में क्रिया के घटित होने के विभिन्न पहलुओं प्रक्रियाओं को देखना पक्ष कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने की प्रक्रियागत अवस्था का बोध होता है, क्रिया किस तरीके से कंप्लीट हुई, उसको पक्ष कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि क्रिया के होने का प्रोसेस क्या है, क्रिया के होने की प्रक्रिया क्या है, उसको हम पक्ष कहते हैं। और पक्ष होते हैं 7 प्रकार के। आरंभ द्योतक पक्ष, इससे क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलती है। इससे क्रिया के आरंभ होने की, बच्चा बोलने लगा, तो जहां भी लगा, लगी, लगे का प्रयोग होगा तो उससे आरंभ का पता चलेगा कि कार्य पहले शुरू नहीं हुआ। ठीक है जी। अब हमारे स्टूडेंट नौकरी करने लगे, तो पहले नहीं कर रहे थे, कार्य आरंभ हो गया। अब आप पढ़ने लगे, पहले नहीं पढ़ रहे थे, अब पढ़ने लगे। ठीक है, बच्चा बोलने लगा, आरंभ द्योतक पक्ष। द्योतक मतलब ज्ञान कराना, बोध कराना। ठीक है, धूप निकलने लगी, पहले नहीं निकल रही थी, धुंध पड़ रही थी, कोहरा था। लड़का पुस्तक पढ़ने लगा, पहले नहीं पढ़ रहा था, पहले बस पीडीएफ से देख रहा था कितनी पीडीएफ मिली है। जिसने ज्यादा पीडीएफ दे दी वो उतना ही बढ़िया टीचर। अब उन पीडीएफ से घंटा ना आए चाहे पेपर में। ठीक है, जिसने ज्यादा पीडीएफ दे दी, जिसने भर दिया थोक के, वो बढ़िया टीचर। यहाँ अपने हाथ से मारकर से कुछ नहीं लगा, लाल काला पीला करके लेके आ गया। इमोजी बनाई, यहाँ पे स्माइल दे रहा है, चिड़िया बनाई, यहाँ पे तोता बैठा दिया। अब क्वेश्चन है आरंभ द्योतक पक्ष। अब इस आरंभ द्योतक पक्ष पे तोता बैठा दिया। अब तोता तो आएगा नहीं पेपर में, ना शेरो शायरी आएगी, ना चिकनी चुपड़ी बात आएगी जो इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है स्टूडेंट को। तो वहां पे आएगा कि आरंभ द्योतक पक्ष क्या है। इससे क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलती है। क्रिया का काल वर्तमान हो सकता है, भूत भविष्य कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ बच्चा बोलने लगा, कार्य आरंभ है। धूप निकलने लगी, कार्य आरंभ है। लड़का पुस्तक पढ़ने लगा, कार्य आरंभ है। मरीज चलने लगा, कार्य आरंभ है। तो जहां भी किसी भी सेंटेंस में लगा, लगी, लगे और इसके बाद में है, ओहो, ओहू, या फिर लगा था, लगी थी, लगे थे आ जाए, वो क्या कहलाएगा? आरंभ द्योतक पक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आरंभ द्योतक पक्ष। द्योतक मतलब बताने वाला, ज्ञान कराने वाला। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। कल करेंगे इस टॉपिक को पूरा और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी। अब मेरी 10 बजे क्लास है, कैरियर विल यूपीएसआई फ्री बैच में प्रैक्टिस करेंगे हम एक टॉपिक के 50 क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।